नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, 4 मई के पहले आखिरी मतदान के एक दिन तक, बल्कि उस दिन तक जिस दिन की आखिरी फेज का मतदान हुआ, 29 अप्रैल तक, तब तक भी शायद अभिषेक बैनर्जी को यह अनुमान नहीं रहा होगा कि मेरे जीवन में ऐसा भी पल आएगा जब मेरे सामने में पुलिस वाले बैठे होंगे, इंटेलिजेंस वाले बैठे होंगे और मुझे घंटों पूछताछ करेंगे मेरे साथ। उसके पहले तक तो उनका इतना गुरूर था कि उन्होंने कहा था कि 4 मई को देखते हैं कौन बाप आता है बचाने के लिए। मैं समझता हूं कि एक परिपक्व राजनेता नहीं होने का ये पूरा प्रमाण अभिषेक बैनर्जी है। और ये गुण, अब ये कहना उचित नहीं होगा कि समूचे उनकी बुआ पर भी लागू होता है, इनके ऊपर भी लागू होता है। तनुक मिजाज होना, गुस्से का प्रकटीकरण करते रहना, जहां मौका मिले बड़बोलापन का आप एहसास कराते चलें कि आप बड़बोले हैं। अगर आप बड़बोले नहीं होते तो इस तरह की भाषा का प्रयोग निश्चित रूप से आप नहीं करते, जिस भाषा का प्रयोग आपने 29 अप्रैल के पहले किया। आपके जहन में दूर दूर तक यह सवाल नहीं होगा कि ऐसा भी दौर कभी आ सकता है। वो दौर आया। दोनों घटनाएं एक साथ घट रही हैं। दोनों लगभग एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं। लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है डायमंड हार्बर और उसी में एक सीट है फाल्टा। फाल्टा के जो नेता थे उन्होंने क्या क्या नहीं कहा। फाल्टा के नेता ने कहा, जो जो धमकी दी, ये तक सब लोगों ने कहा कि हमें इलेक्ट्रिक शवदाह गृह बनाने पड़ेंगे। 2 संदेश दे रहे थे। कहने के लिए तो बाहर से वो कह रहे थे कि चुनाव का जब रिजल्ट आएगा तो बहुत सारे हार्ट अटैक हो जाएंगे, रिजल्ट को झेल नहीं पाएंगे, बुरी खबर को झेल नहीं पाएंगे और बहुत सारी मौतें होंगी, अटैक्स आएंगे। तो इतने लोगों को एक साथ दाह संस्कार करने के लिए तो हमें कुछ करना पड़ेगा। तो उसके लिए श्रीमान अभिषेक बैनर्जी भी और जहांगीर खां भी, और उनके बाकी जो अभिषेक बैनर्जी बोलते थे वही जहांगीर खां बोलते थे, वही उनके छोटे नेता बोलते थे, बड़े नेता बोलते थे, क्योंकि जो बात अभिषेक बैनर्जी ने कह दी वो पत्थर की लकीर हो गई। तो सारे नेता उनको टो करते थे, सारे नेता उनको फॉलो करते थे। अभिषेक बैनर्जी ने कह दिया कि विद्युत शवदाह गृह की आवश्यकता पड़ेगी और हमारी सरकार जैसे ही बनेगी विद्युत शवदाह गृह का निर्माण करवाएगी। इस तरह से डराया जा रहा था, मजाक उड़ाया जा रहा था, हड़काया जा रहा था कॉमन वोटर को, कॉमन मतदाता को। और उस डर के आलोक में वो सभी जी रहे थे। लेकिन नियति ने करवट बदला। 4 मई को रिजल्ट आया और उसके बाद फिर जो रीपोलिंग होने वाली थी 21 मई को फाल्टा विधानसभा चुनाव पे, उसमें जो फिर दोबारा नामांकन करना था तो जहांगीर खान ने अपना नामांकन ही वापस ले लिया। वो हट गए, बीच में उनका नाम रहा, लेकिन उन्होंने खुद को चुनावी मैदान से बाहर कर लिया। 26 मई तक गिरफ्तारी थी, उस पर रोक लगी थी 26 मई तक। 26 मई के बाद कभी भी उनको गिरफ्तार किया जा सकता था। और आखिर में एक सवा सप्ताह बीतने के तुरंत बाद 10 जून को उनकी गिरफ्तारी हो गई नेपाल बॉर्डर से। गिरफ्तारी के बाद उनको लाया गया, कोलकाता लाया गया। कोलकाता लाने के बाद उसी फाल्टा विधानसभा में, जिस फाल्टा विधानसभा में वो खास तौर से हिंदू मतदाताओं को, मतदाता मुसलमान हो हिंदू हो, उससे कोई लेना देना नहीं, ये सबको ये डरा रहे थे। किसी मुस्लिम मतदाता की भी ये हैसियत नहीं थी जो इसके बिना, इसके आदेश के विपरीत जाकर के किसी को समर्थन दे दे। उस इलाके में कोई दूसरा भी खड़ा हो जाए, हाँ, जब इनका आदेश होगा कि हम दूसरा अगर खड़ा है हमारी पार्टी से, हम उसको समर्थन देंगे।
लेकिन हमारी पार्टी में अगर मैं खड़ा हूं और कोई और खड़ा हो गया है और मेरी अनुमति नहीं है, तो मजाल क्या है, लोग इनके खिलाफ जाएंगे। ये स्थिति थी। तो मामला हिंदू और मुसलमान का नहीं था, मामला ये था इनकी दबंगई का, इनके इनके हनक का, इनके डर का। उसी फाल्टा की सड़कों पर जहांगीर खान को बनियान और अंडरवियर तो नहीं, हाफ पैंट में, बनियान और हाफ पैंट में उसी फाल्टा की सड़कों पर पुलिस कस्टडी में पुलिस ने मार्च कराया, घुमाया। फाल्टा की जनता को आदेश दिया कि देखो, हमने जो तुम्हें डरा रहा था उसे मैंने पकड़ लिया है और उसे मैं घुमा रहा हूं ताकि आपके मन से डर खत्म हो जाए। कई बार जब मैं इस तरह की तस्वीर देखता हूं तो मैं हैरान हो जाता हूं मित्रों। क्या भारत आज भी 47 के पहले जी रहा है? इसी तरीके से अंग्रेज किया करते थे भारतीयों के साथ। लेकिन वो अंग्रेजों के खिलाफ बगावत थी, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह था, उसको करते थे अंग्रेज। लेकिन फिर बाद में भी इस तरह की घटनाएं घटती रही हैं। बिहार में सबसे ज्यादा हमने ये देखे हैं जहां पुलिस गुंडों को इस तरह से घुमाती रही है। ऐसे प्रदेश में जहां पर इस तरह की स्थिति हो, इस तरह का हालात हो, जहां गुंडों से भयाक्रांत समाज हो, वहां पुलिस को यह संदेश देना पड़ता है कि आप भय में मत आइए, डरिए मत, अब हम हैं ना। और वो बताने के लिए कानूनी प्रक्रियाओं में उलझना नहीं चाहती पुलिस। अब गिरफ्तार हो गई है, हैबियस कॉर्पस है, 24 घंटे के अंदर में इनको कोर्ट में पेश करना है, वहां से फिर इनको पुलिस रिमांड पर लेना है, जुडिशियल रिमांड पर लेना है। इन सारी प्रक्रियाओं में तो जाएगी पुलिस, लेकिन उसके पहले पुलिस इसे घुमा रही है और इसे बतला रही है वहां की जनता को कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो आपको डराता था, अब उसकी हालत देखिए, वो मिमिया रहा है मेमने की तरह, बकरी की तरह। ये हमने उनकी हालत कर दी है। तो जहांगीर खान को भी कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मेरी तकदीर में ऐसा भी क्षण आएगा। अब एक ऐसा क्षण आया मित्रों। कल 6 घंटे तक पूछताछ हुई है अभिषेक बैनर्जी की, सीआईडी ने पूछताछ की। और उधर सीआईडी पूछताछ कर रही थी फर्जी सिग्नेचर वाले मामले में। फर्जी सिग्नेचर का मामला क्या था? विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन का अपॉइंटमेंट का एक लेटर बना और उस पे इन्होंने अपने कई विधायकों का सिग्नेचर इन्होंने साइन कर दिया या इनके पीए ने साइन कर दिया। फर्जी तरीके से विधायकों का सिग्नेचर साइन करके दे दिया लोग विधानसभा स्पीकर को और कहा कि ये हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और चीफ व्हिप होंगे। बाद में जिन जिन का सिग्नेचर था उन्होंने कहा कि हमने तो साइन किया ही नहीं है इस पे, ये कहां से आ गया सिग्नेचर? सवाल पूछे जाने लगे। और जब सवाल पूछा जाने लगा तो हुआ कि भाई इसका पता किया जाए कि किसने सिग्नेचर किया है, क्योंकि जिनके सिग्नेचर थे उन्होंने खुद बाहर आकर के कहा हमने तो ये सिग्नेचर किया ही नहीं है और लिखित में ये शिकायत दे दी विधानसभा स्पीकर के पास। विधानसभा स्पीकर ने इसे एजेंसी को दे दिया कि भैया इसका इन्वेस्टिगेशन करो, जांच आई वहां के लोकल सीआईडी के पास। सीआईडी ने जांच को अपने हाथ में लिया, जांच शुरू किया तो उनको एक से एक चौंकाने वाले इंफॉर्मेशन मिले। अब उसकी आंच पहुंच गई सीधे अभिषेक बैनर्जी पर। तो अभिषेक बैनर्जी को सीआईडी ने उस फर्जी हस्ताक्षर के सिलसिले में 6 घंटे बिठा के रखा। 6 घंटे। एक तरफ उधर 6 घंटे फर्जी हस्ताक्षर की बात चल रही थी, दूसरी तरफ दूसरी पुलिस पहुंच रही थी फिर उनके घर पर नोटिस देने के लिए कि साहब वहां से अगर फ्री हो जाएं आप, जब सीआईडी आपको पूछताछ कर रही है, जैसे ही आप वहां से फ्री हो जाएं तो आप जरा मुझे भी अपनी सेवा दे दें। क्या सेवा है साहब? विधान नगर पुलिस स्टेशन में जो साइबर पुलिस थाना है उसमें जो एफआईआर दर्ज हुआ था गृह मंत्री को गाली गलौज करने को मामले को लेकर के, याद है आपको? गृह मंत्री को ही धमकी दी थी। उसी में उन्होंने कहा था कि देखते हैं 4 मई को कौन बाप आता है बचाने के लिए। तो विधाननगर पुलिस स्टेशन से भी एक पर्ची आ गया